नमस्कार साथियों। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। अभी राजस्थान में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित वैकेंसी निकलने वाली है, ई और आर। इस वैकेंसी के लिए राजस्थान भर के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो आरएस दे रहे हैं या किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से उत्सुक हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए, क्योंकि ये परीक्षा या ये नौकरी लगभग इक्विवेलेंट टू आरएएस, मतलब आरएएस के आसपास या आरएएस से की परीक्षा से बनने वाली नौकरियों के आसपास ही है। प्रशासन का इसमें टच लगता है। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि कितने सवाल इसमें आते हैं, मेरिट का कट ऑफ कहाँ पर लगता है, पिछली बार कहाँ लगा है, और वैकेंसी लगभग कितनी आने को है। लगभग 150 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि 120 सवाल ईओआरओ की परीक्षा में आते हैं। इनमें से 80 सवाल का हम एक स्पेशल पैकेज लेके आपके सामने आ रहे हैं। देखो, भारतीय संविधान 20 सवाल, करंट अफेयर्स 20 सवाल, नगर पालिका अधिनियम एवं योजनाएं 40 सवाल, ये 80 सवाल का स्पेशल पैकेज हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर हमारे ऐप पर लेकर आ रहे हैं। ऐप का नाम भी कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, यूट्यूब चैनल भी कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस और टेलीग्राम चैनल भी कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो यहां पर ये 80 सवाल परीक्षा को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और अपेक्षाकृत अधिक निर्णायक है। इसके अलावा 40 सवाल आपके आएंगे राजस्थान जीके के। 40 सवाल राजस्थान जीके के, 40 सवाल राजस्थान जीके के आएंगे। भारतीय संविधान के लगभग 20 सवाल आएंगे, करंट अफेयर्स के लगभग 20 सवाल आएंगे, नगर पालिका अधिनियम एवं योजनाओं के लगभग 40 सवाल आएंगे। इस प्रकार ये परीक्षा कुल कितने सवाल की बनती है? 120 सवाल की बनती है। अब इसमें से राजस्थान जीके, भारतीय संविधान और करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिलाकर भाग ए कहा जाता है, भाग ए। और ये जो नगर पालिका अधिनियम एवं योजनाओं के जो 40 सवाल हैं, इसको भाग बे या पार्ट बी कहा जाता है। अब ये जो पार्ट बी है 40 सवाल, ये और भाग ए में से भारतीय संविधान के 20 सवाल और करंट अफेयर्स के 20 सवाल, कुल 80 सवाल हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने जा रहे हैं। राजस्थान जीके की स्थिति ऐसी है कि अगर आपने राजस्थान सरकार में अब से पहले कोई भी परीक्षा दी है और तैयारी करके दी है, जैसे आपने शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी है, इससे पहले आरएएस की दी है, सब इंस्पेक्टर की दी है, सेक्रेटरी पटवारी कहीं पे भी दिया है, तो राजस्थान जीके तो राजस्थान का विद्यार्थी 80-90%, मतलब जो शुरुआत नहीं कर रहा है वो कहीं ना कहीं पढ़े हुए है। उसको असल में वो टेक्निकल सवाल चाहिए जहां पे उसकी पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर है और वहां पर वो अपना अच्छा कमांड लेके परीक्षा को निकाल दे। तो हम राजस्थान जीके की बजाय, यद्यपि हमारे चैनल पर राजस्थान जीके भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है, और जो हमारे चैनल से जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको राजस्थान जीके के प्रॉपर नोट्स हम वैसे ही प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं वो ये 80 सवाल है, क्योंकि यहां डेप्थ है भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स और नगर पालिका अधिनियम और योजनाएं। अब इसमें दो मोर्चों पे हमने तैयारी एक साथ स्टार्ट की है। पार्ट बी, जिसमें कि नगर पालिका अधिनियम और योजनाएं हैं 40 सवाल, ये भी लगातार स्टार्ट है, और भारतीय संविधान की क्लासेज भी लगातार स्टार्ट है। दोनों मोर्चों पर भाग ए के 2 पार्ट करा रहे हैं, भारतीय संविधान करंट अफेयर्स, और भाग बे का नगर पालिका अधिनियम। तो दोनों में से ही हमने दोनों की क्लास एक साथ स्टार्ट की है। तो यूट्यूब चैनल पे हमारे पे संविधान सभा की पहली क्लास डल चुकी है, और आज हम पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम, इसकी पहली क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है और पढ़ा कैसे जाता है, उसके बारे में 1-2 मिनट आपके सामने कुछ डिस्कशन कर रहा हूं। देखो, ये जो नगर पालिका अधिनियम है ना, ये अपने आप में एक एक्ट है। अब इसको चाहे आप मेरे नोट से पढ़ लो, चाहे किसी दूसरे के नोट से या तीसरे के नोट से या किसी बुक्स किस कहीं से भी पढ़ लो, ये बिल्कुल एज इट इज सेम है। इसमें कोई आदमी अपनी तरफ से इफ एंड बट नहीं लगा सकता, कोई भी पढ़ाने वाला नहीं लगा सकता। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें अच्छा नोट्स, हल्का नोट्स, बड़ा नोट्स, गहरा नोट्स, ये मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स एक एक्ट है, उसमें से आपको सवाल आएंगे। इसके अलावा इसमें नगर पालिका अधिनियम और योजनाओं में 8 योजना लगी हुई हैं। 8 योजना
और नगरपालिका अधिनियम 2009 और इसके अलावा 3 नियम, नगरीय निकायों से संबंधित 3 नियम, इनमें से फिक्स ये 40 सवाल आने हैं। अब इसमें से जो नगरपालिका अधिनियम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्स्ड है। इसमें ना मैं अपनी तरफ से 2 लाइन जोड़ सकता ना घटा सकता, कोई भी दूसरा टीचर ना 2 लाइन जोड़ सकता ना घटा सकता, कोई भी किताब वाला ऐसा नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो बस ये समझ लीजिए वह उसमें कटौती कर रहा है, जो बहुत ही रिस्की है। लेकिन फिर इसमें अब आपका सवाल ये हो सकता है, जब सब ये बिल्कुल फिक्स है तो इसमें फिर टीचर की जरूरत कहाँ है? जब फिक्स ही है और मटेरियल हमारा हाथ में आ जाए तो हम तो खुद ही याद कर लेंगे। यहां पर जरूरत टीचर की किस लिए होती है कि असल में ऐसा टीचर जो पॉलिटिकल साइंस और भारतीय संविधान इनको बहुत ढंग से और सरल भाषा में आपको समझा सके, उसकी जरूरत यहां पर बनती है। क्यों? क्योंकि यहां पर लीगल लैंग्वेज है, इस एक्ट के अंतर्गत एक लीगल लैंग्वेज है, और उस लीगल लैंग्वेज को सरल भाषा में कोई टीचर आपको समझा दे, उनके मतलब समझा दे, वहां पे सवाल कौन सा क्रिएट हो सकता है ये समझा दे, यहां कोचिंग की जरूरत होती है। सामान्यतः पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ढंग से जो लोग नहीं पढ़े होते हैं, अच्छी ऑथेंटिक ट्रस्टेड और प्रामाणिक बुक्स जो इंडिया लेवल पर चलती हैं, उनसे अगर नहीं पढ़े हुए होते हैं तो वो लैंग्वेज सामान्य विद्यार्थी की पकड़ में नहीं आती है। तो कुछ क्लासेज मैं आपके सामने यूट्यूब पे डालूंगा ही, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ टीचर की जरूरत है और क्यों है। तो कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए? वह कोई भी टीचर जो इस एक्ट को सरल तरीके से आपको समझा दे, जिसके समझाने का, जिसके पढ़ाने का आपको समझ में आ रहा है, उस टीचर से आप पढ़ें। चाहे किसी का भी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है, वो आप जिसकी भाषा आपके समझ में आए, जिसकी संप्रेषण शैली आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से उतर जाए, उसको आप पढ़िए, उस टीचर से आप पढ़िए। तो अब इस एक्ट को हम शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है, बिल्कुल कतई चिंता ना करें। यद्यपि ये पार्ट बी, नगरपालिका अधिनियम और योजनाएं, करंट अफेयर्स और भारतीय संविधान, मेरिट को निश्चित रूप से डिसाइड करने वाले हैं, लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि ऐसा कोई विद्यार्थी जिसका पॉलिटिकल या भारतीय संविधान का बैकग्राउंड ना है, चाहे वो साइंस पृष्ठभूमि से आया है, चाहे कॉमर्स पृष्ठभूमि से आया है, उसको भी मैं सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। भाग ब सिलेबस। भाग ब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कितने सवाल? 40 सवाल। भाग ब में 40 सवाल आ रहे हैं भाई आपके। अब 40 सवाल कौन से सिलेबस में से आ रहे हैं? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम। कितने नियम है? 3 नियम। एवं योजनाएं, योजनाएं कितनी लगा रखी हैं? 8। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पढ़ना है आपको, नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम 3 नियम है, अभी आगे आ रहे हैं, वो पढ़ने हैं आपको। और योजनाएं अभी तक आपके सिलेबस में 8 लगा रखी हैं। पिछली परीक्षा 8 योजनाओं पर आधारित हुई थी। यद्यपि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये योजनाएं 8 क्या, बहुत सारी योजनाएं आप पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स भी इसमें इस परीक्षा में अच्छा वाला, ठीक ठाक वाला लगा रखा है। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, तीनों तरीके का करंट अफेयर है। तो योजनाएं तो हम वैसे भी बहुत सारी और बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब इस सिलेबस में जो आपके में ये जो 8 योजनाएं लगा रखी हैं, इनको इतना डेप्थ में पढ़ेंगे कि इन्हीं को क्या, पूरे सिलेबस को ऐसा पढ़ेंगे कि ये जो 40 सवाल है ना आपके, इन पर आपको कतई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। 70 एक क्लास बनेंगी, चूंकि समझाना बिल्कुल ग्रेस रूट लेवल से टॉप लेवल तक पड़ेगा और स्लो मोशन में पड़ेगा, इसलिए वो क्लास 70 जाएंगी, वरना वो 40-50 क्लास में भी खत्म करवाया जा सकता था, लेकिन फिर उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन 70 क्लास के बाद आपके टिप्स पे आएंगी चीजें। तो वापस देखें, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम, कितने नियम है? 3। और योजनाएं, कितनी योजनाएं? 8। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अब इसमें सिलेबस में देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो 2009 है, इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं 3 एक फैक्ट आपके सामने बताता हूं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल ने अपनी अनुमति दी, इस पर राज्यपाल ने अपनी अनुमति दी, और इसी तिथि को इसकी अधिसूचना भी जारी हुई।
अब यहीं पे दो सवाल बन गए। एग्जामिनर आपसे सवाल डालेगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को, कोई भी जो अधिनियम होता है राजस्थान विधानसभा से जब वो पारित होने के बाद, पहले तो वो किसके रूप में होता है, बिल या विधेयक के रूप में होता है, फिर वो राज्यपाल के पास जाता है। जब राज्यपाल उसको अपनी स्वीकृति दे देते हैं या अनुमति दे देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो एग्जामिनर यहां से ये सवाल टच कर सकता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल की अनुमति या राज्यपाल की स्वीकृति या राज्यपाल की मंजूरी कब मिली? इसका सीधा आंसर होगा 11 सितंबर 2009। ठीक है, अब दूसरा सवाल, नगरपालिका अधिनियम 2009 की अधिसूचना कब जारी हुई? ये आंसर भी यही है, 11 सितंबर 2009। तो 11 सितंबर 2009 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल की अनुमति मिली या राज्यपाल की स्वीकृति मिली या राज्यपाल की मंजूरी मिली। इसके साथ ही एक और सवाल कि नगरपालिका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की अधिसूचना किस तिथि को जारी हुई? वही 11 सितंबर 2009। ठीक है, अब इसके अलावा अगला सवाल, 15 सितंबर 2009 को ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ या प्रभावी हुआ या प्रवर्तित हुआ? किसी भी की पॉइंट का प्रयोग करके एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे तो आंसर आएगा 15 सितंबर 2009। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 किस तिथि को राज्य में लागू हुआ? 15 सितंबर 2009। किस तिथि को राज्य में प्रवर्तित हुआ? 15 सितंबर 2009। किस तिथि को राज्य में प्रभावी हुआ? 15 सितंबर 2009। ये दो सवाल आपको, दो सवाल नहीं तीन सवाल। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की अनुमति राज्यपाल ने कब दी? 11 सितंबर 2009। नगरपालिका अधिनियम 2009 की अधिसूचना किस तिथि को जारी हुई? 11 सितंबर 2009। नगरपालिका अधिनियम 2009 राज्य में कब लागू हुआ? 15 सितंबर 2009। ठीक है भाई, अब इस नगरपालिका अधिनियम में क्या है? ये जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इसमें 17 अध्याय, 6 अनुसूची और 344 धाराएं हैं। ये फैक्ट है जो आपको याद करना है। कितने अध्याय हैं? 17। कितनी अनुसूचियां हैं? 6। कितनी धाराएं हैं? 344। अब ये जो 17 अध्याय हैं ये हमको पूरे के पूरे 17 नहीं पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में इन 17 अध्यायों में से केवल 9 अध्याय लगा रखे हैं। और ये जो धाराएं हैं ना 344, इनमें से अपन को कितने पढ़ने हैं? 9 अध्याय पढ़ने हैं। और 9 अध्यायों के अंतर्गत लगभग 294 धाराएं हमको पढ़नी है। 9 अध्याय पढ़ने और 294 धाराएं पढ़नी है। अधिनियम में 17 अध्याय हैं कुल, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने लगे हुए हैं? 9 अध्याय लगे हुए हैं। तो हमको पूरा अधिनियम नहीं पढ़ना। एक चीज और ध्यान रख लें पढ़ाई की, सामान्यतः कुछ मैंने वीडियो देखे, चूंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन में तो मैंने पिछले 20 साल में पढ़ाया है, ऑनलाइन पर मैं चूंकि पहली बार ही आया हूं, सही बात तो यही है, तो मैं थोड़ा देख रहा था लोग कैसा पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि जब वो इस अधिनियम को पढ़ा रहे थे तो वो नगरीय निकायों से संबंधित बहुत ज्यादा डेप्थ में पुरानी क्रोनोलॉजी पढ़ा रहे थे कि भारत में सबसे पहले नगरीय निकायों की स्थापना कहाँ हुई, नगरपालिका कहाँ बनी, ये कहाँ बना, वो कहाँ बना। तो हमको ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज है ना, जो सिलेबस से बाहर की है, इससे कतई बचना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पेपर बनता है, किसी पैटर्न पे बनता है। और आप पुराने पेपर भी उठा के देखें, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही सवाल आए। अब वहां अगर मैं अपनी नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा दिखाने के चक्कर में बेवजह की क्रोनोलॉजी में आपको ले जाऊं तो वो टाइम और एनर्जी का वेस्ट है। तो यहां पे अपन देखते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है। 17 अध्याय में से केवल 9 अध्याय जो सिलेबस में लगा रखे, बिल्कुल वेल डिफाइंड सिलेबस उन्होंने दे रखा है, केवल ये पढ़ना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई किताब विशेष या किसी कोचिंग के नोट्स विशेष या किसी टीचर के आपको मटेरियल मिले और उसमें वो पूरा का पूरा एक्ट दे रखा हो और आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर लें, वो नहीं करनी है। 9 अध्याय पढ़ने हैं आपको जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब इन 9 अध्यायों में, 17 अध्यायों में कुल 344 धाराएं हैं, लेकिन 9 अध्यायों में लगभग 294 के आसपास धाराएं हैं। तो हमको जो हमारा सिलेबस है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कौन कौन से अध्याय लगे हुए हैं ये देखते हैं अपन।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अध्याय 2 जो सिलेबस में लगा रखा है, अध्याय 2 नगरपालिकाओं का गठन और शासन, इसमें कौन सी धाराएं हैं 344 में से? धारा 3 से लेकर 50 तक है ये। तो ये 9 के 9 अध्याय हमको याद होना चाहिए। इनमें कितनी धाराएं हैं, कहां से कहां तक हैं, वो धारा हमको याद होनी चाहिए। और सही बात तो ये है, हर एक धारा हमको याद होनी चाहिए। धारा 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, अगर बेस्ट तैयारी आपको करनी है। देखो ये एक मेहनत है, और जिस लेवल की नौकरी तुम प्राप्त करने जा रहे हो उसके अनुपात में ये जो मेहनत है, ये बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं वो नौकरी जिस लेवल की है उसके लिए इस परीक्षा को कम से कम 4 बार पास करवाना चाहिए, उस लेवल की है वो। ठीक है, तो अध्याय 2 हो गया सिलेबस में। अध्याय 3 हो गया। अध्याय 3 क्या है? कार्य संचालन और वार्ड समिति, धारा 51 से 66। इनको हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक अध्याय 5-5, 6-6 दिन में खत्म होगा। कुछ अध्याय बड़े हैं जिनमें धाराएं ज्यादा हैं, कुछ छोटे हैं। अब जैसे ये है, अध्याय 2 था, धारा 3 से लेकर 50 बड़ा था। अध्याय 3 है कार्य संचालन और वार्ड समिति, धारा 51 से 66, वो अपेक्षाकृत उसकी तुलना में छोटा है। अध्याय 4 सिलेबस में है नगर पालिका संपत्ति, धारा 67 से लेकर 75, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अध्याय 5 नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, जो धारा 76 से लेकर धारा 89 तक है। फिर देखो 6 सिलेबस में नहीं है, अध्याय 5 के बाद 6 सिलेबस में नहीं है। अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व, ये धारा 101 से 140। इस एक्ट के अंतर्गत जो आप पढ़ रहे हो ना, नगर पालिका अधिनियम, इसमें पढ़ने का टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले तो जो लीगल लैंग्वेज है ना, जो क्लिष्ट है, अभी आपके सामने आएगी, उसके अर्थ और उसके मायने आपको आना चाहिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक टॉप लेवल की रटाई रटना पड़ेगा, वो दोनों चीजें, दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा। आगे देखो, फिर 7 के बाद आप सीधे पहुंच रहे हैं अध्याय 11 पर, नगरीय विकास और नगरीय योजना। इसमें धारा 159 से लेके 199 तक है। 11 के बाद अध्याय आपका 12 आ गया, नगर पालिका शक्तियां और अपराध, ये कहां से कहां तक है? धारा 200 से लेके 297। देखो ये बहुत बड़ा अध्याय है, धारा 200 से लेके 297, अध्याय 12 नगर पालिका शक्तियां और अपराध। अध्याय 13 अभियोजन वाद आदि, धारा 298 से 308 के बीच है। अध्याय 14 नियंत्रण, धारा 309 से 327। ये अध्याय आपके सिलेबस में लगा रखे हैं। तो अब आप देखिए कुल अध्याय कितने थे? कुल अध्याय थे 17, और आपके सिलेबस में कितने लगा रखे हैं? 9 लगा रखे हैं। तो ये 9 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में धारा कहां से कहां तक है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर हर एक धारा में क्या क्या प्रावधान है, वो उनकी हेडिंग, वो आपको याद होना चाहिए। और उस धारा के अंतर्गत जो अंदर डिटेल है, वहां फिर आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और जो भी फैक्ट है वो आपको याद होना चाहिए। ये टास्क है इसका। तो भाई देखो, 17 अध्यायों में से आपको 9 अध्याय पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है, और 3 नियम है। अभी आया था ना 3 नियम, तो वो 3 नियम कौन से हैं? राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 है, एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये हो गया राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009। तीसरा नियम ये हो गया राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। ये 3 नियम पढ़ने हैं आपको 9 अध्यायों के अलावा। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं, कितनी योजनाएं पढ़नी है? अभी बताया था ना अपन ने, 8 योजनाएं, 8 योजनाएं पढ़नी है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, इंदिरा रसोई योजना, 5 तो ये हो गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, हृदय योजना, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ये 8 योजनाएं ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 पेज पे खत्म होंगी, और इन योजनाओं में 9-10 सवाल आएंगे। 9 के 9 या 10 के 10 सही होंगे आपके, मतलब चांस नहीं कि एक भी सवाल चूक जाए। और मैं प्रयास करूंगा कि ये जो 40 सवाल का पार्ट ब है, शायद ही कोई सवाल अगर बाहर चला जाए। अगर थोड़ा बढ़िया तैयारी आप कर गए, मेमोरी आपकी ठीक ठाक है, रटने की पावर भी ठीक ठाक है, और IQ लेवल औसत स्तर का भी है, तो मैं काफी ऊपर ले जाऊंगा, मतलब समझा दूंगा मैं, ये मेरा मतलब मुझे विश्वास है।
तो अगर आप ऐसी तैयारी करते हैं तो 40 सवाल अगर इस परीक्षा में इस पार्ट बी पे पूछे जाते हैं तो हमारा ये टास्क रहना चाहिए, क्योंकि मेरिट जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में 120 में से 88.40 नंबर पर जनरल की गई थी। हालांकि सीट्स कम थी, अब की बार सीट्स ज्यादा आ रही हैं। अगर सीट्स बढ़ के आती हैं, लगभग 1.5 से ज्यादा आती हैं, और पेपर का लेवल उसी लेवल का होता है, तो ये मेरिट 80 सवाल के इर्द गिर्द ठहर जानी चाहिए, 80-82 के इर्द गिर्द। लेकिन हम सिर्फ 80-82 की तैयारी नहीं करेंगे, हम ये प्रयास करेंगे कि अगर 120 सवाल की हम तैयारी करें तो हमारा जो स्कोर है वो 95 प्लस, उसी लेवल का पेपर, उसी कठिनाई लेवल का अगर पेपर आए तो 95 प्लस हम पहले दिन स्कोर रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बिल्कुल डाउट ही खत्म हो जाए। ये 40 सवाल होंगे भाई आपके। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखो सुनिए, आज की हमारी क्लास अध्याय 1 से संबंधित है। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि साहब अभी आपने जो सिलेबस बताया था उसमें अध्याय 1 तो सिलेबस में था ही नहीं, अध्याय 2 से स्टार्टिंग हो रही है, तो फिर आप अध्याय 1 को क्यों पढ़ा रहे हैं? बस ये आपका लॉजिक है। अब इसको समझिए हम क्यों पढ़ा रहे हैं। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। तो धारा 1 में तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ है। अब चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 आपके सिलेबस में है, तो एग्जामिनर अधिनियम का जो नाम, प्रसार मतलब किस क्षेत्र में राजस्थान में ये लागू है, इसका प्रारंभ कब हुआ, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, ये टच कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिस अध्याय से संबंधित है साहब वो सिलेबस में था या नहीं था, ये मतलब नहीं है। ये तो जब हेडिंग से ही जुड़ा हुआ सवाल है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम क्यों पढ़ा रहे हैं अध्याय 1 को सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी? इसमें धारा 2 में कुछ परिभाषाएं हैं। अब ये परिभाषाएं क्या हैं? कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप सिलेबस में आने वाले अध्यायों को या इस एक्ट को जब आगे पूरा पढ़ोगे ना, तो उनमें वो शब्द बीच बीच में आएंगे। अब बीच बीच में जब आएंगे, और चूंकि वो काफी टेक्निकल है, तो फिर आपका उस समय सवाल खड़ा होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वहां उसको समझाने की बजाय, और वहां अगर उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा तो ढंग से पकड़ में भी नहीं आएगा, क्यों? वहां माइंड सेट दूसरा चल रहा होगा, दूसरी चीजों को समझ रहे होंगे। तो अगले अध्याय जो सिलेबस में है वो ढंग से हमारे समझ में आए, इसके लिए नगर पालिका एक्ट से संबंधित कुछ शब्दावली या टेक्निकल वर्ड्स, उनको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। और वो जो परिभाषाएं हैं उन टेक्निकल वर्ड्स की, वो अध्याय 1 में है। भले ही ये सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन नगर पालिका एक्ट को आगे पूरा समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अध्याय जो आपका 1 है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का, उसमें केवल 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या दे रखा है? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। किसका संक्षिप्त नाम? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का नाम। तो उसका नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इसका प्रसार कहां है? छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में। नसीराबाद है ना छावनी क्षेत्र, छावनी क्षेत्र। अब ये छावनी क्षेत्र क्या होता है, इनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां जहां सैनिकों की छावनी होती है और कुछ नगरीय निकाय की संरचना होती है, वो दोनों मिलके बोर्ड बनाते हैं, उसको छावनी क्षेत्र बोलते हैं, जैसे राजस्थान में नसीराबाद। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का विस्तार छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में है। और इसका प्रारंभ कब हुआ? जैसा कि अभी मैंने आपको 3 तिथियां बताई। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, इसको राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली और इसकी अधिसूचना जारी कब हुई? जब ये दोनों सवाल आए तो आंसर आएगा 11 सितंबर 2009। यहां ध्यान रखना 2 की पॉइंट है कि राज्यपाल की स्वीकृति या मंजूरी ये आए या अधिसूचना शब्द आए। अगर ये दोनों की पॉइंट पेपर में आए तो आंसर होगा 11 सितंबर 2009। लेकिन अगर ये आए कि ये राजस्थान में लागू कब हुआ या प्रभावी कब हुआ या प्रवर्तित कब हुआ, ये जैसा कि आपको अभी बताया था, ये तीनों शब्द आए, तो फिर आंसर आएगा 15 सितंबर 2009। ये धारा 1 है। एक्ट का संक्षिप्त नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इसका प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में, छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में। ठीक है भाई। और इसका प्रारंभ, ये 3 सवाल आप याद करोगे। ठीक है। अब आ गई धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, कुछ जो तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनकी परिभाषाएं, तो उनको अब समझ लेते हैं।
धारा 1 देख लो, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। यह अधिनियम राजस्थान के राज्यपाल द्वारा 11 सितंबर 2009 को पारित, राज्यपाल के द्वारा पारित हुआ या स्वीकृत हुआ या मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है भाई, किया गया। तथा इसके बाद यह अधिनियम आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से 15 सितंबर 2009 से राज्य में लागू हुआ या प्रभावी हुआ या प्रवर्तित हुआ। ठीक है भाई, ये चीज आपकी लिखी हुई है एक्ट के अंदर, लेकिन इसमें एक शब्द गोल गोल गायब हो गया है बीच में से, वहां पे भी सवाल जाएगा। इसमें यह लिखा हुआ है कि पहले तो राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दी या अनुमति दी, मतलब अधिनियम बन गया, वो विधेयक को पारित कर दिया 11 सितंबर 2009 को। फिर बाद में 11 सितंबर को ही राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी हुई। तो ये जो शब्द है ना, राज्यपाल के पारित करने के बाद, यह अधिनियम आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से कब लागू हुआ है? 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ है। लेकिन इसमें यह चीज छुपी हुई है कि अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो यहां पे आप याद रखोगे अधिसूचना भी 11 सितंबर 2009 को ही जारी हुई थी। मतलब राज्यपाल की स्वीकृति या मंजूरी भी 11 सितंबर 2009, अधिसूचना भी जारी हुई है 11 सितंबर 2009, और लागू कब हुआ है? 15 सितंबर 2009। अब आ गई धारा 2। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। अब परिभाषा में देखिए, संपरीक्षक, इसको ऑडिटर बोलते हैं इंग्लिश में। अब पहले इसको आप पढ़ लो, ये तो एक्ट की भाषा है। यहां आपको ये समझ में आएगा कि टीचर की जरूरत क्यों है और कैसे टीचर की जरूरत है, जो आपके कंसेप्ट को आसान भाषा में क्लियर कर दे। जैसे अगर आप एक्ट पढ़ रहे हैं या आप नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप ये पढ़ रहे होगे, तो ये इसमें क्या पढ़ोगे? संपरीक्षक या ऑडिटर। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 का अधिनियम संख्या 28 में परिभाषित संपरीक्षक से अभिप्रेत है। 1954 का अधिनियम 28 के अनुसार संपरीक्षक से निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो। किसके द्वारा सशक्त किया गया हो? राज्य सरकार के द्वारा। दोबारा देख लो भाई, समझ में आ जाए तो। संपरीक्षक या ऑडिटर राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 का अधिनियम संख्या 8 में परिभाषित संपरीक्षक से अभिप्रेत है। मतलब संपरीक्षक का मतलब ये है, क्या मतलब है? 1954 का अधिनियम 28 के अनुसार संपरीक्षक से निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के कृत्यों का, संपरीक्षा के कृत्यों का, किसके कृत्यों का? संपरीक्षा के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है। सरल भाषा में बात करें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, बस यही टास्क है इसका, एक्ट का। अब इसका सरल भाषा में मतलब समझ लो आप। संपरीक्षक या ऑडिटर क्या होता है? नगरीय निकायों का या स्थानीय निकायों का ऑडिट करने के लिए, मतलब इनके द्वारा डेवलपमेंट की या विकास की जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, या इनको जो स्थानीय निकायों को जो निधि का मतलब है राज्य सरकार के द्वारा जो इनको फंड ट्रांसफर हुआ है, उसके द्वारा जो उन्होंने विकास की योजनाएं लागू की हैं या किसी भी प्रकार का कोई खर्चा किया है, उसका एक लेखा जोखा होता है। और उस लेखे जोखे की जांच करना कि सरकारी धन को तुमने सही तरीके से खर्च किया या घोटाले किए हैं, इसकी जांच करने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी है, निदेशक या डायरेक्टर या उस लेवल का, वह संपरीक्षक या ऑडिटर होता है। सरल भाषा में जान लो, ये जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज से संबंधित संस्थाएं, जो कि ग्रामीण स्थानीय निकाय, या नगरीय निकाय, जो कि नगरीय निकाय अपन का जो सिलेबस है, अपन नगरीय निकाय पढ़ रहे हैं। ईओ आरओ की जो नौकरी होती है वो नगरीय निकायों में होती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इन नगरीय निकायों को सरकार के द्वारा बजट के जो हिस्से में से इनका हिस्सा आता है, उसको ये अपनी विभिन्न प्रकार के खर्चे जो ये करते हैं, डेवलपमेंट की योजनाएं लागू करते हैं, उनमें जो सरकारी धन का प्रयोग किया जाता है,
वो सरकारी धन का प्रयोग सही तरीके से किया गया है नहीं किया गया है, इसके लेखे जोखे की जांच, क्योंकि ये जो भी खर्चा करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसकी जांच करने वाला अधिकारी, सरल भाषा में जान लो, वो ऑडिटर या संपरीक्षक है। ऑडिटर या संपरीक्षक मतलब ऑडिट करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, ये है इसका मतलब। अब ये लिखा जो है ये लीगल लैंग्वेज है। अब एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 के तहत ऑडिटर का गठन होता है या 1956 के तहत होता है या 1928 के तहत होता है, ये नहीं पूछेगा। ये संपरीक्षक या ऑडिटर शब्द बार बार जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें बीच में आएगा। तो जब ये संपरीक्षक या ऑडिटर आ रहा होगा तो उस समय तुम्हें ये समझना है कि संपरीक्षक का मतलब क्या है, कि जो व्यक्ति ऑडिट करता है, वो सबसे बड़ा जो अधिकारी है राज्य का, जो इन नगरीय निकायों की ऑडिट करता है, वह कौन है, ऑडिटर या संपरीक्षक उसको बोलते हैं। बस इतना समझना है तुम्हें, ठीक है। बाकी तो लीगल लैंग्वेज है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम। स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम का मतलब पता है क्या होता है? स्थानीय निधि में पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों आते हैं। पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसको पढ़ रहे हैं? हम नगरीय निकायों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका का संबंध नगरीय निकायों से है। लेकिन ये जो ऑडिटर है ना, ये संपरीक्षक या ऑडिटर है, ये राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, स्थानीय निधियों की ऑडिट करने के लिए एक अधिनियम राजस्थान सरकार ने पारित किया था 1954 में। उस अधिनियम के तहत इस पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार के द्वारा होती है। और फिर ये ऑडिट करता है, किसकी ऑडिट करता है? स्थानीय स्वशासी निकाय, मतलब पंचायती राज संस्था में भी जितना भी डेवलपमेंट का कार्य होता है और नगरीय निकायों में भी जितना भी डेवलपमेंट का कार्य होता है, उसमें लगाया गया धन सही जगह पे लगा है या नहीं लगा है, या कोई घोटाला हुआ है या सही तरीके से यूज हुआ है, इसकी जांच सरकारी लेखे जोखे जो होते हैं उनकी जांच करने वाला व्यक्ति कौन है? संपरीक्षक या ऑडिटर है। 1954 का अधिनियम 28 के अनुसार, अधिनियम की संख्या 28 के अनुसार संपरीक्षक से निदेशक, डायरेक्टर या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है। मतलब इस ऑडिटर का मतलब क्या है? इस लेवल का आदमी होगा वो। निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के कृत्यों का पालन करता है। मतलब ये जो है ना राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954, इसमें जो नियम बने हुए थे उन नियमों के अकॉर्डिंग संपरीक्षा के कृत्यों का पालन, संपरीक्षा मतलब ऑडिट का कार्य संपन्न करता है, ठीक है। करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसको शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। यह संपरीक्षक या ऑडिटर है। तो सरल भाषा में क्या कहते हैं? ऑडिटर या संपरीक्षक कौन? जो स्थानीय निकाय की जो संस्थाएं हैं, चाहे पंचायती राज की हैं चाहे नगरीय निकायों की हैं, उनके कार्यों की ऑडिट करने वाला व्यक्ति ऑडिटर है। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ऑडिट करने वाला, किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। पिछड़े वर्ग या बैकवर्ड क्लासेस किसको कहते हैं? अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के अलावा ऐसे पिछड़े वर्ग जो राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करे, वो क्या कहलाता है भाई? पिछड़ा वर्ग कहलाता है। जैसे ओबीसी, एससी और एसटी के अलावा ऐसे पिछड़े वर्ग जिनकी अधिसूचना राज्य सरकार समय समय पर जारी करे, वो पिछड़े वर्ग हैं। मतलब एससी एसटी के अलावा जो पिछड़े हैं वो पिछड़े वर्ग। जीव चिकित्सा अपशिष्ट, देखो ये टेक्निकल टर्म आएंगे आपके सामने। जीव चिकित्सा अपशिष्ट पहले एक बार पढ़ लो, फिर सरल हिंदी में बताएंगे आपको। बायोमेडिकल वेस्ट, जीव चिकित्सा अपशिष्ट, ऐसा अपशिष्ट जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण, इंग्लिश में इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, टीकाकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण, टेस्टिंग के दौरान उत्पन्न हुआ हो, जैसे मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजिकल और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, तीक्ष्णाग्र
जैसे निडल्स, निडल्स मतलब सुई या इंजेक्शन। सिरिंज, सिरिंज जो इंजेक्शन लगते हैं ना वो। फेंकी गई औषधियां और कोष का आविष औषधियां जिनको साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट, ठोस भी अपशिष्ट है, द्रव भी अपशिष्ट है, भस्मन, राख, रासायनिक अपशिष्ट, ये सारी चीजें आती हैं, वो जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहलाते हैं। दोबारा एक बार ले लेते हैं बैकग्राउंड में। शब्द आया आपके सामने जैव चिकित्सा अपशिष्ट, इतनी सारी चीजें उसने बताई, हमको रटनी नहीं है। एक अब जैसे स्टूडेंट क्या करेगा, ये एक्ट मान लो वो किसी किताब में से पढ़ रहा है और सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो इन सारी चीजों को रटने में दम लगा देगा, पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ इतना जान लो कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट अगर कोई टर्म आपके सामने कभी आती है तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि जैव चिकित्सा में मनुष्य की चिकित्सा भी आती है और पशुओं की चिकित्सा भी आती है। उस चिकित्सा से संबंधित जितने भी प्रकार का वेस्ट जो होता है ना, वो सब जैव चिकित्सा अपशिष्ट में आएगा। चाहे जैसे सुई लगाई, भैंस में लगाई या आदमी में लगाई, सिरिंज विरिंज जो भी लगा और उसको वहीं फेंक दिया, वेस्ट है वो, तो वो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है। ड्रिप लगी, ड्रिप के बाद जो वेस्ट है वो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है। कोई पट्टी वगैरह हुई, कुछ भी हुआ, कोई किसी की उंगली कटी, किसी का बाल कटा, किसी का नाखून कटा, कुछ भी कटा, चिकित्सा प्रक्रिया के दरमियान, मतलब चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो चिकित्सा मनुष्य की हो चाहे वो पशु की हो, जितना भी जो वेस्ट मटेरियल बनता है, चाहे वो द्रव के रूप में, चाहे वो ठोस ठोस के रूप में, चाहे वो निडल सुई के रूप में, चाहे वो सिरिंज के रूप में, चाहे वो दवाइयों के अपशिष्ट के रूप में, चाहे वो मानव अपशिष्ट के रूप में, चाहे वो पशुओं के अपशिष्ट के रूप में, वो सारा क्या कहलाएगा, जीव चिकित्सा अपशिष्ट। ठीक है। अब इनको लाइन लगा के रटने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है। जीव चिकित्सा अपशिष्ट वो होता है जो चिकित्सा के दौरान जीव की, जीव मतलब मनुष्य हो चाहे पशु हो, उसके दरमियान जो अपशिष्ट बनता है वो जैव चिकित्सा अपशिष्ट होता है। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर समझ का विषय है, इन सब चीजों को रटने का विषय नहीं है, क्योंकि वैसे भी धारा जो 2 है वो सिलेबस में तो है ही नहीं, वो तो हम क्या अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कि इन टर्मों को समझने के लिए अपन पढ़ रहे हैं बस इसको। अब साहब एक अगला शब्द आएगा, पुल या ब्रिज किसको कहते हैं, तो ये सरल है, इसमें पुलिया, भूमिगत नाली, पुलिया भी आएगी और भूमिगत नाली भी आएगी। ये टेक्निकल टर्म पुल या ब्रिज के अंतर्गत आएगी। कोई नदी को पार करने वाली पुलिया, नहर को पार करने वाली पुलिया, या जो भूमिगत नालियां होती हैं जिनके ऊपर स्लोप वगैरह होते हैं ना, जैसे नीचे से नाली निकल जाती है फिर रोड के ऊपर स्लोप में से अपन निकल जाते हैं, तो वो टेक्निकल टर्म में इस एक्ट के अंतर्गत पुल की परिभाषा में आएगा। बजट प्राकलन, ये इंटरेस्टिंग, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बजट एस्टीमेट। धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन, कौन सी धारा के अंतर्गत बनता है बजट प्राकलन, 87, ये याद करने का है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अध्याय 1 जिसमें धारा 1 और 2 है वो तो नहीं है, लेकिन धारा 3 से लेके आगे तक का तो सिलेबस है ना हमारा, तो उसमें धारा 87 के अंतर्गत बजट प्राकलन, धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन। अब ये होता क्या वो मैं भी समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो सवाल यही आएगा कि नगरीय निकायों से संबंधित बजट प्राकलन का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 87 के अंतर्गत है। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, देखो समझने का भी पूरा काम है और रटने का भी ठीक ठाक वाला काम है। अब जैसे धाराएं लगभग 294 के आसपास आपके सिलेबस में है, तो कोशिश तो ये करो पूरी 294 याद हो जाए, चाहे 5-5, 8-8 धारा डेली याद करोगे तो 41 दिन के अंतर्गत हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपने पूरी 294 धारा याद कर ली ना तो आधा काम हो गया। फिर उन धाराओं के अंतर्गत जो कंसेप्ट है, वो तो कंसेप्ट तो क्या है, आदमी का साथ हमेशा देता है, जो रटने वाली चीज होती है ना वहां कहीं थोड़ा मामला सनक होता है, तो बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। तो यहां पे देखते हैं अपन बजट प्राकलन क्या चीज है। बजट का एस्टीमेट लगाना, जो कि धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन। अब बजट प्राकलन क्या चीज है, एस्टीमेट का मतलब होता है बजट का अनुमान लगाना, बजट का अनुमान लगाना। अब बजट क्या चीज है, बजट प्राकलन के अंतर्गत आय और व्यय दोनों चीजें आती हैं। सामान्य भाषा में अगर अपन बात कर रहे हैं तो बजट जो एक शब्द है,
जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, और संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर आप भारत सरकार के बजट की बात करो या राज्य सरकार के बजट की बात करो तो उसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष के सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा, आम बोलचाल में जिसको आप बजट बोलते हो, संविधान की भाषा में उसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं ना बजट पारित हो गया, बजट पारित हो गया, तो बजट क्या चीज होती है? सरकार के एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अब वित्तीय वर्ष कौन सा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, उसके एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अच्छा, अब बजट पारित होने से पहले की एक प्रक्रिया होती है नगरीय निकायों में। नगरीय निकाय मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें। तो वो बजट प्राकलन क्या होता है? धारा 87 के तहत बजट प्राकलन, बजट एस्टीमेट, एस्टीमेट समझ गए हो आप? पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी आवक हो सकती है और कितना खर्चा हो सकता है। तो उसमें आय और व्यय दोनों आ रहे हैं। तो इसका क्रम क्या है? 15 जनवरी तक, ये डेट फिक्स है जो आपको आगे पढ़नी पड़ेंगी, आपको आगे पढ़नी पड़ेंगी। 15 जनवरी तक नगर पालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि ईओ होता है, जो आप बनने जा रहे हैं, नगर पालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी 15 जनवरी तक बजट आकलन या बजट का प्राकलन, प्राकलन या आकलन या बजट का एस्टीमेट प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका का। कब तक प्रस्तुत करता है? 15 जनवरी तक। इस 15 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक नगर पालिका का अध्यक्ष इस बजट प्राकलन को नगर पालिका के समक्ष उपस्थित करता है। ये सारी डिटेल आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। मैं तो बस इतना बता रहा हूं कि उस समय जब बजट प्राकलन शब्द आपके सामने आएगा तो फिर आपको यह पता होना चाहिए कि बजट प्राकलन का मतलब क्या है। बजट प्राकलन क्या चीज है? बजट के आय व्यय का एस्टीमेट। जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका बजट पारित कर रही है अपना, तो नगर पालिका में बजट पारित कैसे होता है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो हल्के लेवल पे यहां जाने। 15 जनवरी तक नगर पालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ईओ बजट प्राकलन प्रस्तुत करता है। कर दिया प्रस्तुत, ईओ ने बना दिया कि साहब ये बजट है, ये आवक रहेगी साल की और ये जावक रहेगी, ये खर्चे और ये इनकम। 15 जनवरी तक तो एग्जामिनर ये सवाल पूछेगा कि नगर पालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बजट प्राकलन किस तिथि तक प्रस्तुत कर देता है? 15 जनवरी तक। फिर इसके बाद क्या होगा? 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में उस नगर पालिका का अध्यक्ष या चेयरमैन किसी ऐसी तिथि को नगर पालिका के समक्ष उस बजट प्राकलन को उपस्थित करता है जो तिथि कार्यपालक समिति के द्वारा निर्धारित की गई हो। अब यहां एक नया और टर्म आ गया साहब, ये कार्यपालक समिति क्या होती है? तो आगे इन्हीं चीजों को तो पढ़ने हैं अगले 70 दिनों में, इसलिए तो टीचर की जरूरत है। नगर पालिका का जब चुनाव हो जाता है तो 90 दिन के अंदर या 3 महीने के अंतर्गत नगर पालिका की एक कार्यपालक समिति बनती है जो कमांड करती है सिस्टम को नगर पालिका के अंदर। ठीक है भाई, अब ये कार्यपालक समिति बन गई। अब किसी वित्तीय वर्ष का मान लो बजट पारित करना है, तो सबसे पहले उस बजट के प्राकलन, प्राकलन मतलब आय व्यय का एस्टीमेट, उसको कौन तैयार करता है? नगर पालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी तैयार करता है। कब तक तैयार करता है? 15 जनवरी तक तैयार करता है। तो एक सवाल तो ये टिक गया कि किसी नगर पालिका के बजट प्राकलन का निर्माण कौन करता है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी करता है। नगर पालिका के बजट प्राकलन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 87 में है। बजट प्राकलन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किस तिथि तक अनिवार्य रूप से बना दिया जाना चाहिए? 15 जनवरी तक बना दिया भाई मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने। ठीक है, अब 15 जनवरी और 31 जनवरी के बीच में इस बजट प्राकलन को नगर पालिका का अध्यक्ष या चेयरमैन नगर पालिका के समस्त उपस्थित करता है। तो नगर पालिका का अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा बनाए गए बजट प्राकलन को नगर पालिका के समक्ष किस तिथि तक उपस्थित करता है? 31 जनवरी तक करता है। 15 और 31 जनवरी के बीच में जिस भी तिथि को करेगा उस तिथि का निर्धारण कौन करता है? कार्यपालक समिति करती है।
उस तिथि का निर्धारण कौन करती है? कार्यपालक समिति करती है। मान लो कार्यपालक समिति ने यह तय किया कि 27 या 28 जनवरी को नगर पालिका के समक्ष नगर पालिका का अध्यक्ष बजट प्राकलन को प्रस्तुत करे, तो वो 28 तारीख को प्रस्तुत कर देगा। तो बजट प्राकलन का निर्माण कौन करता है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 15 जनवरी तक। बजट प्राकलन को नगर पालिका के समक्ष उपस्थित कौन करता है? नगर पालिका का अध्यक्ष। बजट प्राकलन उपस्थित करने की तिथि का निर्धारण कौन करता है? कार्यपालक समिति। तो 31 तारीख तक नगर पालिका के समक्ष नगर पालिका के अध्यक्ष ने बजट प्राकलन को प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। 15 फरवरी तक, मतलब 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, अब नगर पालिका आवश्यक संशोधनों के साथ बजट को नगर पालिका के बजट को पारित कर देती है। नगर पालिका का बजट नगर पालिका पारित करती है, 15 फरवरी तक कर देती है। अब मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, देखो मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, ये हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो टेंशन मत करना, 10-10 बार होंगी चीजें आगे। यहां तक अपन आगे, नगर पालिका के पास बजट प्राकलन आ गया है। अब नगर पालिका 15 फरवरी तक इस बजट को पारित कर देती है, आवश्यक संशोधनों के साथ। कोई परिवर्तन होता है उसके साथ। तो नगर पालिका बजट किस तिथि तक पारित कर देती है? 15 फरवरी तक पारित कर देती है। बजट पारित होने के बाद इसकी एक प्रति, पारित हुए बजट की, नगर पालिका के द्वारा पारित हुए बजट की एक प्रति डायरेक्टर या निदेशक स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों स्थानीय निकाय हैं, इनका डायरेक्टर स्थानीय निकाय के डायरेक्टर को भेज देती हैं ये नगर पालिका के द्वारा। वहां ईओ भेज देगा, वहां पर कहां भेज देगा? डायरेक्टर स्थानीय निकाय के पास। डायरेक्टर स्थानीय निकाय के द्वारा ये राज्य सरकार के पास पहुंचा दिया जाता है। किसके पास पहुंचा दिया जाता है? राज्य सरकार के पास। फिर बाद में राज्य सरकार का भी तो बजट पारित होगा भाई। पूरे राज्य के सभी विभागों से आय व्यय के लेखे जोखे राज्य सरकार के पास जाएंगे, फिर राज्य सरकार अपना बजट निकालेगी। इसलिए तो ये 15 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों? राज्य सरकार का बजट निकालने के लिए उसको भी तो टाइम चाहिए। अगर मान लो, कल्पना करो कि 15 फरवरी तक नगर पालिका बजट पारित नहीं करती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर नगर पालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी उस बजट को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये सारे फैक्ट, ये सारे कंसेप्ट आपको बार बार आगे पढ़ने हैं, उसके बाद आपको याद करने हैं। बस ये टेक्निकल टर्म है। अब देखो आगे, तो बजट प्राकलन क्या है? धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन, ये बजट प्राकलन है। ठीक है। अब टेक्निकल टर्म के रूप में तो बजट प्राकलन यहां खत्म हो गया भाई, धारा 87 के अकॉर्डिंग जो बजट प्राकलन है। लेकिन फिर यहां से आगे सवाल जाएंगे, बजट प्राकलन कौन तैयार करता है, किस तिथि तक तैयार करता है, फिर वो नगर पालिका के समक्ष कब उपस्थित होता है, कब प्रस्तुत किया जाता है, कौन प्रस्तुत करता है, उस तिथि का निर्धारण कौन करता है, फिर नगर पालिका बजट कब तक पारित करती है, बजट पारित करने के बाद उस बजट की प्रति किसके पास जाती है, अगर नहीं करती है 15 फरवरी तक तो फिर क्या होता है। ये सारे कंसेप्ट की बात है जो आपके आगे क्लियर होंगी। अभी तो हम यहाँ केवल एक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं जोड़ी गई, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये एक्ट को पढ़ा ही तब जा सकता है जब ये चीजें आप पे आ रही होंगी। ठीक है। अब आ गया बजट अनुदान क्या है, बजट ग्रांट। पहले इसको एक्ट की भाषा में पढ़ लो, फिर मैं सरल भाषा में बताने के लिए तो हूं आपकी सेवा में। बजट अनुदान क्या है? बजट प्राकलन के व्यय पक्ष। देखो, बजट प्राकलन में मैंने आपको बताया कि दो पक्ष होते हैं, एक तो आय वाला पक्ष और एक व्यय वाला पक्ष। आय का मतलब नगर पालिका की आय किन किन स्रोतों से हो रही है, और व्यय का मतलब नगर पालिका के खर्चे किन किन तरीके से जा रहे हैं, मतलब किन किन मदों में कहां पर और किन किन तरीकों से नगर पालिका का खर्चा होगा, और आय किस किस तरीके से होगी। तो आय और व्यय ये दोनों बजट प्राकलन में आते हैं। ठीक है। तो बजट अनुदान किसे कहते हैं? बजट प्राकलन के व्यय पक्ष में, मतलब आय पक्ष में नहीं, व्यय पक्ष में अनुदान का मतलब है इतनी राशि ग्रांटेड, मतलब अनुदानित की जाती है, इस मद में यहां से खर्च होगा। जैसे मान लो नगर पालिका है, कोई नगर पालिका का बजट पारित होगा, तो उससे पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई हमको एक वित्तीय वर्ष में इस नगर पालिका की सफाई के लिए, नगर पालिका क्षेत्र की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो साफ सफाई वाले क्षेत्र में
कितने रुपए की ग्रांट दी जा रही है, कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, 100 करोड़ रुपए का। अब मान लो वर्ष के अंतर्गत कुछ और ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ी, या हो सकता है कि इसमें से कुछ रुपयों को और दूसरी मदों में ट्रांसफर करना पड़ा, तो चाहे कुछ रुपए इस अनुदानित राशि में जोड़े जाएं, चाहे इसमें से निकाले जाएं। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो बजट अनुदान के अंतर्गत आता है किसी क्षेत्र विशेष में। मतलब साफ सफाई के क्षेत्र में, फिर साहब लाइटिंग के क्षेत्र में कितना रुपया खर्च होगा, 50 करोड़ रुपए। अब चाहे इसमें बाद में 50 करोड़ में से 5 करोड़ और जोड़ दिए जाएंगे, साहब और ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है तो थोड़ा अतिरिक्त अनुदान और दे दो, या इस मद को किसी दूसरी मद में ट्रांसफर कर दो। तो अनुदान का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले खर्च की राशि। तो जो बजट अनुदान है वो प्राकलन का व्यय, मतलब खर्चे वाला पार्ट है कि आय वाला पार्ट है, खर्चे या व्यय वाला पार्ट है। तो अब इसको पढ़ लो एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। बजट अनुदान बजट प्राकलन के व्यय पक्ष, व्यय पक्ष मतलब खर्चे वाला पक्ष, एक्सपेंडिचर साइड में किसी वृहत शीर्ष मेजर हेड के अधीन की गई प्रविष्टि तथा नगर पालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि। नगर पालिका द्वारा अंगीकृत का मतलब यह है किसी भी वृहत शीर्ष में नगर पालिका अपने बजट में से किसी भी मद में जितने रुपए अनुदानित करती है, वो अनुदान के रूप में तभी माने जाएंगे जब नगर पालिका उसको अंगीकृत कर ले या स्वीकृत कर ले या पारित कर ले। तो इसमें एक शब्द आ रहा है, नगर पालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि, और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियम और उपविधियों के उपबंधों प्रोविजंस के अनुसार अन्य शीर्षों से अंतरण। कि नगर पालिका ने मान लो साफ सफाई के लिए कितनी राशि अंगीकृत कर दी, 50 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में पता लगा कि भाई 5 करोड़ रुपए की जरूरत और है। अब वो 5 करोड़ रुपए कहां से आए, तो अन्य शीर्षों से अंतरण मतलब ट्रांसफर। कि यार ऐसा करो, लाइटिंग वाले में 100 करोड़ रुपए अनुदानित हैं, लेकिन लाइटिंग का खर्चा 80-90 करोड़ का ही है, तो वहां से 5 करोड़ रुपए साफ सफाई वाले में अंतरित कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो वो भी जो अंतरण है वो भी इसमें आएगा। अन्य शीर्षों से अंतरण ट्रांसफर द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गई, ऐसे बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी। भाई जब दूसरे मद में से निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो बढ़ोतरी भी बजट अनुदान में आ रही है। बढ़ोतरी या कटौती, बढ़ोतरी भी हो सकती है और कटौती भी हो सकती है। पता लगा साफ सफाई के लिए 50 करोड़ रुपए नगर पालिका ने अंगीकृत किए, लेकिन पता लगा साफ सफाई में तो 35 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे हैं। तो भाई ऐसा करो, लाइटिंग वाले मद में 5 करोड़ रुपए यहां से ट्रांसफर कर दो। तो चाहे कटौती हो, चाहे दूसरे फंड से कहीं से भी इसमें अंतरण हो, मतलब ट्रांसफर हो या नहीं हो, ये बजट अनुदान कहलाता है। अब इसको सरल भाषा में समझ लो कि कटौती राशि भी शामिल है। हो गया। अब इसका मतलब समझो, देखो ये है लीगल लैंग्वेज। अब यहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं, अंगीकृत क्या है, अन्य शीर्षों से अंतरण क्या है, बढ़ोतरी या कटौती क्या है। 4 की पॉइंट ने सरल भाषा में समझ लो। बजट प्राकलन क्या था, बजट प्राकलन था नगर पालिका के बजट का एस्टीमेट लगाना, जो कि नगर पालिका के बजट को पारित करने से पहले ही लगाया जाता है कि भाई इतनी तो आय होगी और इतना व्यय होगा। तो इसमें से बजट प्राकलन में से जो व्यय वाला या खर्चे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको बजट अनुदान बोलते हैं, बजट ग्रांट बोलते हैं। ठीक है। अब किसी मद में वृहत शीर्ष मेजर हेड, मेजर हेड वृहत शीर्ष या कोई मद, उसको बोला जाता है कि किस क्षेत्र में कितने रुपए खर्च कर रहे हो। उसके लिए नगर पालिका ने जितनी राशि अंगीकृत करी है वो बजट अनुदान कहलाएगी। भाई नगर पालिका ने मान लो कर दिया कि लाइटिंग के क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए एक वित्तीय वर्ष में अंगीकृत किए जाते हैं, इनको नगर पालिका अपने तरीके से लाइटिंग के क्षेत्र में खर्च कर ले। नगर पालिका ने बजट पारित करते समय अंगीकृत कर दिया, ठीक है। तो वो अंगीकृत की गई राशि, या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे मद में से ट्रांसफर की गई राशि, हो सकता है 5 करोड़ रुपए और आ जाए उसी में, जरूरत पड़ रही हो, या हो सकता है वहां से कटौती करके दूसरे मदों में भेज दिए जाएं कि भाई 10 करोड़ रुपए दूसरे मद में भेज दो। तो वो अंगीकृत की गई राशि, चाहे उसमें किसी दूसरे मद से आई हुई राशि, या उसमें से कटौती करके दूसरे मद में भेजी गई राशि, ये सारी बजट अनुदान कहलाती है। तो तुम्हें समझना क्या है कि बजट अनुदान या बजट ग्रांट होता क्या है। बजट प्राकलन का वह हिस्सा जो व्यय से संबंधित होता है या खर्चे से संबंधित होता है और नगर पालिका के द्वारा अंगीकृत होता है। क्या किसी मद में
बिना नगर पालिका के अंगीकृत किए बजट अनुदान पारित किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। वो बजट अनुदान कहलाएगा ही तब जब वो नगर पालिका के द्वारा अंगीकृत कर दिया जाएगा। तो नगर पालिका के द्वारा अंगीकृत की गई राशि या अन्य मदों से उसमें ट्रांसफर की गई राशि या उसमें से कटौती की गई राशि, ये सब बजट अनुदान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। भवन निर्माता, ये बड़ा सरल सवाल है भाई। बिल्डर या विकासकर्ता, डेवलपर। अब ये क्या होता है? ऐसा कोई अभिकरण या एजेंसी या व्यक्ति, चाहे कोई अभिकरण या एजेंसी भी भवन निर्माता हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जिसने स्वयं की भूमि पर, ऐसा हो सकता है कि वो खुद की भूमि पर ही बिल्डिंग बनाए या किसी करार के अधीन, मतलब किसी एग्रीमेंट के अधीन, एग्रीमेंट के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है। सरल भाषा में जान लो, भवन निर्माता बिल्डर कौन है? भवन निर्माता बिल्डर या विकासकर्ता डेवलपर कौन है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने खुद के प्लॉट में बिल्डिंग बनाई हो या कोई कॉम्प्लेक्स बनाया हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कब कहा जाता है? ये भी एक टेक्निकल टर्म में आगे आएगी। भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया हो, किसी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? अगर आप आवास योग्य घरों का एक समूह बना रहे हैं तो कम से कम 10 या उससे अधिक घर हों, तब वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान या दुकान बना रहे हैं तो कम से कम 25 या उससे अधिक दुकान एक साथ बनेंगी, तब वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और ये भी सवाल है इस एक्ट के अंतर्गत, ये भी सवाल है कि कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि कितने घर कम से कम हो आवास के लिए कि उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाए? कम से कम 10 या उससे अधिक घर। व्यावसायिक प्रतिष्ठान कितने हों कम से कम कि उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाए? कम से कम 25 या उससे अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान होंगे, तब वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। और अगर आवास के लिए बनाया जा रहा है तो 10 या 10 से अधिक घर होंगे, तब वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब यहां भवन निर्माता किसको कहते हैं? ऐसा कोई अभिकरण या एजेंसी या कोई व्यक्ति। तो भवन निर्माता में दोनों प्रकार के लोग आएंगे, एक तो अभिकरण या एजेंसी भी आएगी और एक अकेला पर्सनल व्यक्ति भी आएगा। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा भूखंड है, उसने वहां 25, 30, 40 दुकानें बना दी और उनको वो सेल कर रहा है। तो उस भूखंड पे वो दुकान बनाने वाला कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब दुकान है तो 25 या उससे अधिक, और मकान है तो, मतलब घर है तो 10 या उससे अधिक। तो वो भवन निर्माता कब कहलाएगा? जब वो अपनी व्यक्तिगत जमीन पे बना के कोई कॉम्प्लेक्स बेच रहा है या बना रहा है, जब भवन निर्माता है। या ऐसा हो सकता है खुद के पास कोई जमीन नहीं है, उसने कोई एग्रीमेंट करके जमीन को लिया है कि भाई मैं आपको 2 करोड़ रुपए अब दे रहा हूं और जब ये सारे सेल हो जाएंगे ना, 1 साल का मैं आपसे टाइम ले रहा हूं, 8 करोड़ रुपए उस समय दे दूंगा। मान लो कोई एग्रीमेंट कर लिया और वहां पर एग्रीमेंट के द्वारा, और मैं कौन, मतलब कोई एजेंसी है। जैसे बहुत सारे डेवलपर होते हैं ना, कुछ जैसे फ्लैट कल्चर जो चल रहे हैं, उनमें फ्लैट का निर्माण करके बेच रहे हैं, तो उन्होंने एग्रीमेंट करके, जैसे मान लो किसी किसान से कन्वर्ट करा के जमीन ले ली और वहां पे उन्होंने इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना के बेच दिया, तो वो उसके ओनर भी नहीं थे। ओनर कैंडिडेट कौन है? दूसरा कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट या करार किया हुआ है कि हम इतने रुपए आपको अब दे रहे हैं और इतने रुपए आपको 1 साल के अंतर्गत दे देंगे। अगर आप एग्रीमेंट करके भी उस किसी भूमि पे निर्माण कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, जब भी आप भवन निर्माता हो। और बिना एग्रीमेंट के खुद की जमीन पे अगर कोई अकेला व्यक्ति भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जब भी वो भवन निर्माता है। ये है भवन निर्माता, बिल्डर या डेवलपर। ऐसा कोई अभिकरण या एजेंसी, जैसे बहुत सारे बनते हैं ना, अपना घर शालीमार, तो ये अभिकरण या एजेंसी है। या कोई व्यक्ति जिसने स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन, या गौर करना, करार के अधीन मतलब एग्रीमेंट के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो क्या कहलाएगा? भवन निर्माता। अब भवन क्या होता है भाई? पढ़ो इसको एक बार, फिर सवाल डालेंगे। ऐसी निर्मित संरचना जो किसी भी सामग्री, मटेरियल से बनी है या किसी भी प्रयोजन के लिए बनी है, चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए बनी है, वो तो रहने के लिए बनी है, कोचिंग चलाने के लिए बनी है, जिम के लिए बनी है, दुकान चलाने के लिए, घर और दुकान मिला के बनी है, कुछ भी है, किसी भी प्रयोजन के लिए बनी है, जिसमें नींव होगी, प्लिंथ होगा, दीवारें होंगी, फर्श होगी,
छत होगी, चिमनियां, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकोनियां, छज्जा, बहिर्गत भाग, बाहर वाला भाग। किसी भवन का कोई भाग या उससे लगी हुई कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आसेत कोई भी दीवार 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर चिन्ह या भारी संरचना शामिल है। नोट, इसमें कोई तंबू तंबू भवन में नहीं आएगा, सामियाना नहीं आएगा और तिरपाल नहीं आएगा, द्वारा बना आश्रय शामिल नहीं है। इसको सरल भाषा में समझ लो। अब आप देखो, सुनिए मेरी बात। भवन क्या है? भवन आप समझ गए, कोई भी नींव हो, बाउंड्री हो, मकान हो, छज्जा हो, वो सारे मिल, बरामदे हो, कमरे हो, ये सब भवन है। लेकिन इसमें पेपर में क्या आएगा? भवन बनाने के लिए या किसी इमारत को भवन कहलाने के लिए कम से कम कितने मीटर से ऊंची दीवार होना जरूरी है? यहां ये है सवाल। 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर, मतलब 3 मीटर या अधिक, ये एक ही पॉइंट। 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर चिन्ह या भारी संरचना शामिल है। मतलब भवन होने के लिए किसी बिल्डिंग में कम से कम 3 मीटर या उससे ऊपर या ऊंची दीवार होना जरूरी है। ये नहीं कि तुमने भाई मतलब क्या नाम है, 2-2 फुट ऊंची बाउंड्री कर ली अपने प्लॉट में और कह दिया ये मेरा भवन है ना। अगर आप खाली बाउंड्री उसमें 3 मीटर या उससे ऊपर लेवल की भी कर देंगे तो वो आपके भवन में काउंट हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तंबू तान दिया आपने, मान लो कोई प्लॉट है या आपका बहुत बड़ा खेत है, जेडीए या यूआईटी उसको मतलब अपने कब्जे में लेना चाह रही है कि यार इसने एक खेत बना रखा है, यहाँ तो हम तो नगरीकरण करेंगे, कॉलोनी बसाएंगे, और तुमने उसमें एक टेंट तान के तंबू तान दिया कि साहब ये मेरा तो ऑलरेडी भवन बना हुआ है, तो इस पर आप अतिक्रमण मत, मतलब यूआईटी उसको अपने कब्जे में नहीं ले या जेडीए अपने कब्जे में नहीं ले, तो ऐसा नहीं होगा। तंबू भवन में नहीं आएगा, सामियाना भवन में नहीं आएगा, तिरपाल भवन में नहीं आएगा। जो तिरपालों के घर बने होते हैं ना रोड के किनारे, बहुत सारे लोग जो तिरपाल बना के, तंबू बना के वो रह लेते हैं, तो तंबू, तिरपाल और सामियाना भवन में नहीं आएगा। भवन होने के लिए कम से कम दीवार कितने मीटर ऊंची होनी चाहिए? कम से कम 3 मीटर या उससे ऊपर होनी चाहिए। ये 2 की पॉइंट है। तंबू, सामियाना और तिरपाल भवन नहीं है। दीवार कम से कम कितने मीटर होनी चाहिए? 3 मीटर या उससे अधिक मीटर ऊंची होनी चाहिए। बाकी नींव खुदी हो, छज्जा हो, प्लिंथ हो, बरामदा हो, वो सारी संरचनाएं तो भवन ऑलरेडी कहलाएंगे। अगर दीवार किसी भूखंड में 3 मीटर या उससे ऊपर है और वो कवर्ड है उस दीवार से, तो वो भी भवन में काउंट है। लेकिन खाली कोई 3 मीटर या उससे ऊपर की दीवार नहीं है, केवल तंबू तान दिया किसी प्लॉट में, या 2 मतलब 3 मीटर से नीचे की बाउंड्री है, तंबू तान दिया, सामियाना तान दिया, तिरपाल तान दिया, तो वो भवन नहीं है। तो बस ये 2 पॉइंट हैं भवन के। भवन का स्थल क्या है? भवन निर्माण के लिए काम में ली गई भूमि, भूमि या उसका कोई भाग। भवन स्थल मतलब भवन जिस भूमि पे बन रहा है वो भवन का स्थल है। उपविधि या बाइलॉज क्या होता है? इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां। देखो सुनो, उपविधि क्या होता है? कोई रूल या कोई नियम बना, बाद में थोड़े समय के बाद जब वो इंप्लीमेंट हुआ तो पता चला कि इसमें थोड़ा ये चेंज चाहिए, ये चेंज चाहिए, तो उस रूल के अंतर्गत बनने वाला जो सब रूल होता है वो उपविधि होती है, या बाइलॉज जो होता है वो उपविधि होती है। रूल के अंतर्गत जो बनता है, ये रूल या विधि के अंतर्गत जो विधि बनती है वो उपविधि है। अध्यक्ष या चेयरपर्सन, अब अध्यक्ष या चेयरपर्सन नगरपालिका बोर्ड के मामले में तो अध्यक्ष या चेयरमैन कहते हैं। नगरीय निकायों की संरचनाएं नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों के जो अध्यक्षीय मुखिया होते हैं उनके अलग अलग नाम है। देखिए, जिस सबसे पहली नगरीय निकाय की संरचना होती है नगरपालिका बोर्ड। क्या होती है? नगरपालिका बोर्ड। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि नगरपालिका बन जाए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि नगर परिषद बन जाए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि नगर निगम बन जाए। तो सबसे छोटी
या ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट होने वाली सबसे पहली जो संरचना होती है, या नगरीय निकायों की सबसे छोटी या प्राथमिक लेवल की जो संरचना होती है, उसको नगरपालिका बोर्ड कहते हैं। और नगरपालिका बोर्ड में अध्यक्ष क्या कहलाता है? चेयरमैन कहलाता है। नगरपालिका में क्या कहलाता है? चेयरमैन। फिर उससे ऊपर होती है नगरीय निकाय, नगर परिषद। नगर परिषद में जो उसका मुखिया होता है वो सभापति या प्रेसिडेंट कहलाता है। इनकी इंग्लिश और इनकी हिंदी दोनों आप याद करोगे, दोबारा गौर करो। नगरपालिका बोर्ड के मामले में जो उसका नगरपालिका का मुखिया होता है वो हिंदी में उसको आप अध्यक्ष बोलोगे, इंग्लिश में चेयरमैन बोलोगे, ठीक है। फिर उससे ऊपर आएगी नगर परिषद। नगर परिषद का जो मुखिया होता है उसको हिंदी में आप सभापति बोलोगे, इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलोगे। दोनों टर्म आपको पकड़नी है। नगरीय निकायों की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी या वृहद लेवल की संरचना कौन सी होती है? नगर निगम। इसके मुखिया को क्या बोला जाता है? महापौर बोला जाता है, महापौर, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेयर। ये तो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं नगरीय निकायों के, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब प्रशासनिक पदाधिकारी कौन से होते हैं वो देखिए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर किसको बोलते हैं? नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर। नगर निगम का मुख्य नगरपालिका अधिकारी कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर, नगर निगम का। नगर परिषद का भी क्या होता है? आयुक्त या कमिश्नर। और नगरपालिका बोर्ड का क्या होता है? कार्यपालक अधिकारी, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब ईओ, जो आप बन जाओगे अब की बार, ये होता है। नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो जो नगरपालिका है उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक अधिकारी बोलते हैं उसको। नगर परिषद वाले को क्या बोलते हैं? कमिश्नर या आयुक्त बोलते हैं। नगर निगम वाले को क्या बोलते हैं? उसको भी आयुक्त या कमिश्नर बोलते हैं। राजनीतिक पदाधिकारी नगरपालिका वाले को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं या चेयरमैन। नगर परिषद वाले को क्या बोलते हैं? सभापति या प्रेसिडेंट। नगर निगम वाले को क्या बोलते हैं? मेयर या महापौर। इस तरीके से आपको याद करना है। तो आज हमने टेक्निकल टर्म लगभग 12-13 पढ़े हैं। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये 60-65 के आसपास हैं, कि एक ही क्लास में निकल जाएंगे ठीक है। और चूंकि ये सिलेबस में भी नहीं थी, लेकिन हल्का इन्फॉर्मेशन इनका होना जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप एक्ट पढ़ोगे ना तो ये टर्म बीच बीच में आएंगी, तो थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो पकड़ने में आसानी रहेगी। लेकिन ये तो 12-13 ही हुई आज, क्योंकि हकीकत में हम सोचते हैं कि चीज़ छोटी है, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब उसको सही ढंग से समझाया जाता है ना बार बार रिवीजन के साथ, तो थोड़ा टाइम ले ही लेती है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं सोचता था कि एक क्लास में हो जाएगी, लेकिन 2 क्लास में चली जाएगी। इसके बाद एग्जैक्ट सिलेबस स्टार्ट होगा आपका अध्याय 2 से। तो फिलहाल तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन और एक वार्म अप एक्सरसाइज है, आप पढ़ने के लिए तैयार होइए, फिर पढ़ेंगे। और ये एक्ट वैक्ट संविधान करंट अफेयर, इनकी आप चिंता मत करना। इंडिया का जो बेस्ट मटेरियल होगा वो हम लेके आएंगे, कंटेंट वाइज, कंसेप्ट वाइज, और जहां जहां जितने सवाल जैसे जैसे बन रहे होंगे वो सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। और 21 जून को हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं यूआरओ का, जो उसमें जो 80 सवाल वाला जो पैकेज है, उसमें क्या मिलेगा आपको? सारे वीडियोज मिलेंगे। यूट्यूब पे तो जितने डलेंगे उतने डलेंगे, लेकिन वहां पे पूरे वीडियोज मिलेंगे। और ये जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, ये सब हमारा स्टडी मटेरियल है। ये सारा स्टडी मटेरियल A4 साइज पे डाउनलोडेबल प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा आपको ऐप पर, कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर। तो पहले आप क्या डाउनलोड करके अपना मटेरियल अपने हाथ में रखोगे, फिर सामने आप वीडियो पढ़ोगे, फिर जो आपके हाथ में है वो वीडियो में डिस्कशन करते हुए बताया जाएगा। पेन अपने हाथ में रखोगे, निशान लगाओगे जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क जो भी कुछ करना है। तो पूरे फुल वीडियोज मिलेंगे, डाउनलोडेबल प्रिंटेड मटेरियल के रूप में नोट्स मिलेंगे, और प्रत्येक यूनिट की एक बढ़िया वाली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और फिर टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज भी जो होंगी वो होंगी। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।